हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूज़ आर्टिकल्स है आज 25 दिसंबर के जो एडिशन में उसको देखेंगे। आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि शिक्षा मार्ग चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले अगर आपको पहली बार ये नोटिफिकेशन मिला और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये शिक्षा मार्ग प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको बता दूं कि द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और करंट अफेयर से जुड़ी हुई तैयारी के लिए ये आपको बेहतर अपडेट प्रोवाइड कराता है। साथ ही आप उन दोस्तों को शेयर करें जो इस तरह के जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और उनको करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी उनके मददगार साबित हो सकते हैं। तो उन व्यक्तियों को आप इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो उसका सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़े जितने भी अपडेट है उसका वो अपने एग्ज़ाम में फ़ायदा उठा सके। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के जो द हिंदू एडिशन में क्या कुछ जो न्यूज़ आर्टिकल्स है जो हमारे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण ये महत्व रखते हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हैं। वो सबसे पहला है ब्लू बर्ड ब्लॉक जो 2 सैटेलाइट है वो इसरो ने लॉन्च कर दिया है LVM-3 के द्वारा, जिसका जो लॉन्चिंग हुआ सेकेंड पैड जो है सतीश धवन और स्पेस हरिकोटा में वहाँ से। ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट क्या है, ये क्या किस तरीके से इसरो ने इसको लॉन्चिंग किया और इसके पीछे क्या उद्देश्य है और यह किसका मिशन है, इसे हम डील करेंगे। अगली जो न्यूज़ हमें देखेंगे वो है अरावली इशू को लेकर के। अभी जो हरियाणा और राजस्थान वाले जो रीजन में अरावली रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है। तो आखिर ये क्या इशू है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकी उन स्टेट्स को क्या हिदायत दी है उसको देखेंगे। तीसरी जो हमारे आर्टिकल है वो है यूनिफिकेशन ऑफ लेबर कोड्स, जिसमें हमारे जो पहले के जो कोड्स थे लेबर कोड्स जुड़े हुए उन सबको मिला करके एक कोड की बात करी गई और ये किस तरीके से हमारे फॉर्मल और जो इनफॉर्मल यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको किस तरह से प्रभावित किया और किस तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि ये थ्रेट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, उसे हम विशेष रूप से अच्छे से एकदम से कहें तो एक डेप्थ डिस्कशन के साथ उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही मनरेगा का जो रिपील किया गया है, यूँ कहें कि उसको ख़त्म कर कर के एक नया वीबी जी राम जी का जो अधिनियम लाया गया है, उससे क्या है ये राइट टू वर्क जो हम कहते हैं काम करने का अधिकार, उस पे क्या असर पड़ा है, क्या ये सच में खतरे में है, इसको भी देखेंगे इन शॉर्ट में। और आगे चलते हैं देखेंगे कि डाउरी जो है, दहेज जो है एक तरह से ये क्रॉस कल्चरल इविल हो चुका है। जितने भी धर्म संप्रदाय, जितने भी जाति और ये कम्युनिटी है उन सबों में ये एक कहे को घर करते चला जा रहा है और इसे स्टेटस ऑफ सिंबल के तौर पे देखा जा रहा है। तो इसको भी कुछ हद तक हम लोग देखेंगे। साथ ही एक बहुत ही कहे तो मतलब देखने वाली बात है कि वीमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं, भारत सरकार और बाकी जो सरकारें आज की दुनिया में क्या से क्या कर रही हैं, वहीं एक ऐसे क्षेत्र में हम देखेंगे कि स्मार्टफ़ोन जो है महिलाओं के लिए बैन किया गया है। क्या हैं इनके राइट्स, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रावधान और क्या है सोसाइटी के जो भी कुछ कहें नियम अनुसार, तो उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। इससे पहले कि हम इन आर्टिकल्स का जो डिस्कशन है वो शुरू करें, आपको बता दें कि ये जितने भी एसएससी और बाकी जो वन डे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंग्लिश के पेपर्स होते हैं और जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनसे जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए हम लाते हैं आपके लिए द हिंदू से ही कुछ ऐसे वर्ड्स इंपॉर्टेंट छाँट करके 10 ऐसे वर्ड्स जो इन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आइए पहले उन वर्ड्स को देखते हैं, उसके बाद हम आगे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है हमारा डेलिबरेट है। डेलिबरेट आज का सबसे पहला वर्ड हमारा डेलिबरेट जो है उसका मतलब होता है जानबूझकर या सोची समझी कोई भी एक्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं डेलिबरेटली, तो वो सोच समझकर किया गया काम को हम लोग डेलिबरेट कहते हैं, यानी कि इंटेंशनली प्लान्ड और पर्पसफुल। ये जितने भी हैं इंटेंशनल, प्लान्ड और पर्पसफुल जो है वो डेलिबरेट के सिनोनिम्स हुए। वहीं एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल और रैंडम जो हो गए वो एंटोनिम्स हो गए।
इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमने कुछ आपको सेंटेंस भी प्रोवाइड किया है जिसको अच्छे से समझ सके। तो अगर डेलिब्रेट को हम एज ए फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखें तो ही टुक अ डेलिब्रेट ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया टू फोकस ऑन हिज स्टडी। उन्होंने जानबूझकर के उसने सोशल मीडिया से ये ब्रेक लिया ताकि वो स्टडी पे ध्यान दे सके। तो ये डेलिब्रेट का मतलब होता है किसी भी काम को जानबूझकर जब किया जाता है तो उसे हम लोग डेलिब्रेट, इंटेंशनल, प्लान्ड या फिर पर्पसफुल कहते हैं। अगला जो है इरोजन है, बहुत ही वेल नोन है, ज़्यादातर इसको हम लोगों ने देखा होगा बचपन में। ये जब हम ये जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें यूज होता है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है क्षरण, धीरे धीरे घिस जाना या कम हो जाना, वेदरिंग होना। उसी तरह से इसका सिनोनिम्स की बात करें, वीकनिंग, डिक्लाइन, वियरिंग अवे, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद अगर एंटोनिम्स की बात करते हो, स्ट्रेंथनिंग, ग्रोथ, बिल्डअप, यानी कि ये और ज़्यादा मजबूत हो, और ज़्यादा इसमें समृद्धि आए, और ज़्यादा विकसित और संगठित हो, तो उसे हम इसका एंटोनिम्स कहेंगे। सेंटेंस देखते हैं, कांस्टेंट लेट कमिंग लीड्स टू एन इरोजन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉय। लगातार लेट आने की वजह से बॉस और जो एम्प्लॉय है उसके बीच का जो ट्रस्ट है उसमें कमी आती है, क्षरण होता है। उसके बाद जो अगला हमारा है फाउंडेशनल। फाउंडेशनल कहने का मतलब होता है बुनियादी, आधारभूत, जिसको हम लोग मूल कहते हैं, बेसिक कहते हैं। बेसिक, फंडामेंटल और अंडरलाइन, ये हो गए सिनोनिम्स। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो सुपरफिशियल, सेकेंडरी और माइनर जैसे जो वर्ड्स हैं वे सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। गुड रीडिंग हैबिट्स आर फाउंडेशनल फॉर सक्सेस इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि अच्छी पढ़ने की जो आदत है वो सभी सब्जेक्ट्स में सफलता पाने का ये बुनियादी है, या कहें कि आधारभूत है। अगला जो वर्ड्स है डिस्मेंटल है। डिस्मेंटल कहने का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करके हटाना, किसी चीज को समाप्त कर देना। जैसे ब्रेकअप, डिस्मेंटल और डिसेंबल, ये सारे वर्ड जो हैं सिनोनिम्स हो जाते हैं। और अगर एंटो की बात करें तो असेंबल, बिल्ड और इस्टेब्लिश, किसी चीज को इस्टेब्लिश कर देना यानी कि ठीक उसके विपरीत, ये एंटोनिम्स है। द सिटी डिसाइडेड टू डिसमेंटल द ओल्ड बसेस एंड ब्रिंग इन अ न्यू फ्लीट, कहने का मतलब है कि सिटी ने डिसाइड किया है कि जितने भी पुराने बसेस हैं उनको डिसमेंटल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और उनके जगह पे नए लाए जाएं। अगला है सुपरसीड, यानी कि स्थान लेना, किसी की जगह लेना। जब कोई जो बॉस हो मान लीजिए, या फिर किसी तरह का कोई चार्ज है, किसी तरह का कोई पोस्ट है, उसको हटा करके जब कोई आता है दूसरा उसके जगह पे, उस शेयर पे या फिर उस पोस्ट पे, तो उसको कहते हैं कि सुपरसीड करना। सुपरसीड करना, तो ये जो सुपरसीड है उसका मतलब होता है किसी का स्थान लेना, किसी की जगह लेना, यानी कि रिप्लेस करना, सक्सीड करना, ओवरराइड करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वही एंटोनिम्स की बात करें तो रिटेन, बने रहना, प्रिजर्व, सुरक्षित रखना, और मेंटेन, कायम रखना, ये हो गए आपके एंटोनिम्स। ऑनलाइन पेमेंट्स हैव सुपरसीडेड कैश इन मेनी डेज टू डे ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ने लोगों के डे टू डे लाइफ का जो ट्रांजेक्शन है उसमें कैश की जगह ले ली है, यानी कि सुपरसीड कर लिया है। अगला जो है हमारा इन्वर्ट है। इन्वर्ट मीनिंग होगा उलट देना, किसी चीज को पलट देना। रिवर्स, फ्लिप, ओवरटर्न, सिनोनिम्स। और कीप, मेंटेन और अपहोल्ड करके करना, इसे हम कहेंगे एंटोनिम्स। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू इन्वर्ट द पेज एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन द बैक। टीचर ने और स्टूडेंट्स को कहा कि आप पेज को पलटिए और वहां से लिखना शुरू कीजिए। तो ये इन्वर्ट है जिसका मतलब है उलट देना। सिनोनिम्स हो गए रिवर्स, फ्लिप एंड ओवर टर्न। आगे जो वर्ड है ऑटोनॉमी, आप लोगों ने कई बार सुना होगा ऑटोनोमस बॉडी के बारे में। तो ये जो ऑटोनॉमी है वो वही है, ऑटोनोमस उसी से बना है, ऑटोनॉमी से, जिसका मतलब होता है स्वायत्तता, स्वशासन का अधिकार, जिसमें अपने आप को रूल करने का अधिकार हो, उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। तो ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्त या फिर स्वशासन का अधिकार। इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल और फ्रीडम, ये हो गए
सिनोनिम्स, और अगर डिपेंडेंस, कंट्रोल और सबऑर्डिनेशन कहें तो ये हो गए एंटोनिम्स। पेरेंट्स शुड गिव टीनेजर्स सम ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन रूटीन। पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को कुछ जो है स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वो अपने रूटीन खुद तय कर सके, खुद बना सके। इन एडुकेशी यानी कहने का मतलब होता है डिफिशियंसी, इन एडुकेशी मतलब डिफिशियंसी, इन इनसफिशियंसी। तो इनसफिशियंसी, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी किसी चीज़ की अपर्याप्तता जो है या फिर कमी है, इनएडुकेट से इनएडुकेसी बना हुआ है, तो उसको बताते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो एडुकेसी यानी एडुकेट से एडुकेसी, अबेंडेंस यानी कि प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ मौजूद हो, प्लेंटी मात्रा में ये जो मौजूद हो, उसे हम इसका एंटोनिम्स कहेंगे। द inadequacy of buses in the morning causes daily crowding at the stop। यानी कहने का मतलब है कि बसों की जो कमी है उसके वजह से सुबह के टाइम जो है बस स्टॉप पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। लाइवलीहुड बहुत ही वेल नोन वर्ड है लाइवलीहुड, जिसका मतलब है आजीविका, रोजी रोटी। जो कोई भी अपने जीवन के लिए कमाता है, रोजी रोटी के लिए कमाता है, उसे हम लोग लाइवलीहुड कहते हैं। जिसका मतलब अगर सिनोनिम्स की तौर पे देखें तो इनकम, सस्टेनेंस, मीन्स ऑफ लिविंग, ये हो गए सिनोनिम्स। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कहें, डिस्टिट्यूशन कहें, पॉवर्टी जिसको कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में कहें, क्योंकि पॉवर्टी जो है वो मूल रूप से अगर देखें तो कहीं ना कहीं जाकर के आजीविका पे ही असर डालती है। तो इस तरीके से पॉवर्टी को भी हम इसमें इसका एंटोनिम्स कंसीडर कर सकते हैं। फॉर मेनी फैमिलीज ए स्मॉल शॉप इज देयर ओनली लाइवलीहुड। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लिए एक छोटा सा दुकान ही उनकी लाइवलीहुड का साधन है। आज का जो आखिरी जो हमारा वर्ड है जो है रिपरकशन। रिपरकशन कहने का मतलब होता है किसी भी तरीके का परिणाम, दुष्परिणाम। तो ये जो परिणाम, दुष्परिणाम, उसका सिनोनिम्स कंसिक्वेंस होगा, फॉल आउट होगा और इम्पैक्ट होगा। ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स होंगे। वही कॉज, सोर्स और ओरिजिन जो है वो किसी इस तरह के रिपरकशन का एंटोनिम्स, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर इफेक्ट बुरा पड़ता है तो उसे हम रिपरकशन कहेंगे, और अगर किसी भी चीज़ का इफेक्ट जो है अगर अच्छा पड़ता है तो हम लोग कॉज या फिर ओरिजिन वगैरह भी कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इम्पैक्ट से ही जुड़े हुई है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान में रख करके इनके मीनिंग्स जो है वो चेंज होते हैं। बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग ऑनलाइन थिंक अबाउट द रिपरकशन इट माइट हैव लेटर। किसी भी चीज़ को सॉरी ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले हमें उसके रिपरकशंस को सोचना चाहिए कि आखिर ये बाद में जो कुछ उसके रिपरकशंस हो सकते हैं सॉरी वो ध्यान में रखा जाना चाहिए। सॉरी। तो आइए, ये जो लास्ट हमारा जो वर्ड था रिपरकशन, जिसका परिणाम, दुष्परिणाम, ये जो मीनिंग होता है हमने देखा, और साथ ही साथ इसके ये जो सिनोनिम्स है कंसिक्वेंसेस और फॉल आउट और इम्पैक्ट, वो हमने देखा, जो कि निगेटिव सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण वैसे जो हमारे वर्ड्स थे जो वनडे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, और वो जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स और एंटोसाइनो बेस्ड होते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये आरआरबी जितने भी, या फिर कहें बैंक, या फिर यह कहें कि एसएससी और बाकी जो अदर स्टेट्स में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण
होंगे। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के वर्ड्स की तैयारी करने के लिए डेली बेसिस पे जो कि द हिंदू से आपको पिक कर करके आपको प्रोवाइड की जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करें जो इस तरह की तैयारी करते हैं। चलिए आज के जो न्यूज़ आर्टिकल्स उसके तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो है ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लेकर के। ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था। हमने चर्चा किया था कि कैसे ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो सैटेलाइट है उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको ये करना है, सैटेलाइट को लॉन्च करके शामिल करना है, उसमें स्थापित करना है। तो ये जो काम है इसरो ने बखूबी अच्छे तरीके से ये कल जो है कर दिया, सफलतापूर्वक ये कर दिया। इस अपने लॉन्च व्हीकल जो है LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये लॉन्चिंग जो हुआ है कहाँ से हुआ? सेकेंड लॉन्च पैड जो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है वहाँ से हुआ और ये सुबह के 8:55 में किया गया और इसको इस तरीके से ये अंजाम दिया गया है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट्स जो है इसका वजन 6100 केजी के अराउंड था और हमने आपको बताया था कि ये सबसे लार्जेस्ट ऐसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। तो ये 6100 केजी मतलब 6100 किलोग्राम का ये हैवीएस्ट पेलोड जो था उसको LVM-3 के द्वारा भारतीय धरती से कहें कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें प्लेस किया गया। हमने ये भी देखा था कि ये जो ब्लू बर्ड जो सैटेलाइट है वो एक कंपनी है AST यूएस बेस्ड कंपनी उसका है। ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इंडिया का नहीं था, ये कमर्शियल बेस पे था। इसके जो इसरो को ये कहें कि काम करने को मिला था। तो ये जो AST स्पेस मोबाइल है यूएस की उसका ये था और इसका मेन मकसद था कि जो स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है स्मार्टफोन्स को, नेटवर्क्स को, उसे बेहतर करने के लिए ये किया गया था। इससे पहले भी ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 1.5 को सैटेलाइट को लॉन्च कर चुकी है इस मतलब कहें तो AST कंपनी ने। ये कंपनी जो है गवर्नमेंट और बाकी कहें कि कमर्शियल रूप से भी नेटवर्क को प्रोवाइड कराती है। आइए जानते हैं अरावली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्या है अरावली इशू और क्या इसके प्रावधान हैं, क्या ऐसे कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो अरावली इशूज़ की बात करें आखिर क्या है, तो बहुत ज़्यादा जो माइनिंग है उससे डिफॉरेस्टेशन हुआ है, मतलब जंगलों की कटाई हो रही है और इस वजह से इन डिफॉरेस्टेशन की वजह से कहें तो इस माइनिंग की वजह से कहें तो वहाँ की जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहाँ के जो वाटर टेबल है वो काफ़ी डिप्लीट किया है, काफ़ी ग्राउंड वाटर में कमी आई है। साथ ही साथ वहाँ की जो इकोलॉजिकल सेंसिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। और इस वजह से इन सारे वजहों से क्या हुआ है कि जो वहाँ की एयर क्वालिटी है, जो ये क्षेत्र है दिल्ली और हरियाणा में, जो कि अरावली हिल्स से सटे हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। कोर्ट ने ये एक रिकमेंडेशन आई थी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की, एक रिकमेंडेशन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, जिस रिकमेंडेशन के तहत माना गया था कि अरावली का जो रीजन है वो लगभग 100 मीटर्स के हायर एंड अबव है और उसका जो रिलीफ रेंज है वो लगभग 100 से 500 के ही रेंज में है। उसको एक्सेप्ट कर लिया और इसे एक्सेप्ट करने के बाद से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। ये प्रोटेस्ट इसलिए देखने को मिला है क्योंकि सर्वे बताती है लोगों को और जो भी एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि अगर इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो लगभग 92% जो हिल्स हैं यानी कि जो पहाड़ी और घाटी का जो क्षेत्र है वो ESZ जिसको कहते हैं उस जोन से बाहर आ जाएगा, यानी कि इकोनॉमिकली सॉरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन से ये बाहर आ जाएगा। और जब ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे माइनिंग जो है वो पूरे धड़ल्ले रूप से होगी, बहुत ज़्यादा कहें तो ये युद्ध स्तर पे माइनिंग होने लगेंगे, उनको ये काम मिलने लगेगा और माइनिंग से बाकी जो कहें कि ये डिफॉरेस्टेशन और ये जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है या फिर यूँ कहें कि वहाँ के जो एयर क्वालिटी है उसमें खराबी में बहुत ज़्यादा ये योगदान देगा। आइए बात करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नवंबर 20 को कि ये जितने भी माइनिंग्स हैं अरावली हिल से जुड़े हुए उनको अभी फ्रेश जो है लीज पे नहीं दिया जाए जब तक कि ये इसका जो है मैनेजमेंट प्लान जो है सस्टेनेबल माइनिंग का तैयार नहीं कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के
द्वारा। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने अभी जितने भी ये स्टेट्स गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है और गुजरात है, उनको ये ऑर्डर जारी किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है, जो जिसमें कहा गया है कि नए माइनिंग अलॉटमेंट नहीं किए, नए माइन्स जो हैं अलॉट नहीं किए जाने चाहिए, लीज पे नहीं दिए जाने, उसको मानना चाहिए जब तक कि ये जो भारत सरकार जो इस तरीके के जो ऑर्डर है वो नहीं लाती है। वहीं पास्ट में अगर देखें तो भारत सरकार के पिछले 2-3 सालों में हमने देखा था कि अरावली से जुड़े हुए एक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात कही जा रही थी। कहने का मतलब था कि अरावली से सटे हुए जो क्षेत्र थे उनमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की बात, यानी कि कहें कि फॉरेस्टेशन की बात की जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनिंग को जो है शुरू करने की बात की जा रही है। तो ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी देखने को मिलता है। आइए, आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही ख़ास होने वाला है। हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि वीबी जी राम जी के आने के बाद जितने भी और एडिटोरियल्स थे उसी पे ओरिएंटेड थे। हालाँकि आज भी एक और जो एडिटोरियल है वो वीबी जी राम जी और मनरेगा ओरिएंटेड है। लेकिन उससे हट कर के आज का हमारा जो ये एडिटोरियल से एक बहुत महत्वपूर्ण एडिटोरियल है, वो है न्यू लेबर कोड्स द थ्रेट टू इन्फॉर्मल वर्कर। जो आज हम देख चुके हैं, हमने शुरू में स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि यूनिफिकेशन ऑफ लेबर कोड्स के बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उन पे जो वर्कर्स है उनको क्या नुकसान होने वाला है, इस न्यूज़ आर्टिकल्स में, इस एडिटोरियल में डील किया गया है। एडिटोरियल दो व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। एक है आर गीता, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फेडरेशन की ये एडवाइज़र हैं, और साथ ही एक हैं प्रीति नारायणन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। इनका मानना है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उनको इस यूनिफिकेशन जो कोड, यानी कि कहें जो लेबर कोड लाया गया है यूनिफिकेशन कर करके, उसमें उनको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, तो सिवाय कि उनका जो सोशल सिक्योरिटी वाला जो बात है उसे छोड़ करके। आइए डिटेल में देखते हैं क्या है। तो अगर हम बात करें न्यू लेबर कोड्स की, जो कह रहे हैं कि ये इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए थ्रेट्स है, तो सबसे पहले इनमें जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं न्यू लेबर कोड्स को लेकर के 2019 और 20 करके, ये जितने भी यूनियन वर्कर्स है, जो ट्रेड यूनियंस है, वो इसके सवाल उठा रहे हैं, उस पे अपने जो है प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। कोड का मतलब क्या था? कोड, ये जो कोड जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ये कहें कि टारगेट क्या था, तो उसका सिर्फ अटेम्प्ट था कि जितने भी कोड्स हमारे थे ऑलरेडी, उसको कंसोलिडेट करके, उसे कोडिफाई कर करके एक यूनिवर्सलाइज सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स के लिए लाया जाए। यानी कि यूनिफिकेशन किया गया था इसमें। अप्रीहेंशंस देखिए कि आखिर इन यूनियंस का क्या अप्रीहेंशंस है इसको लेकर के, इस यूनिफिकेशन ऑफ कोड्स को लेकर के। तो सबसे पहली बात जो है वो है कि ये जो यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी जा रही है इस कोड्स को लेकर के, कंसोलिडेशन की बात करी जी, ये पूरी तरीके से मिथ्स है, यानी कि गलत है। ये इनका मानना है कि ये जो यूनिफिकेशन हो रही है, ये कंसोलिडेशन हो रही है, वो पूरी तरीके से मिथ्स है। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है मोस्टली इसमें उन्हें लेफ्ट कर दिया गया है किसी भी कोड्स में। ये जितने भी कोड्स बनाए गए हैं फिर से इनमें, इन जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो वैसे सेक्टर में काम करते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड माने जाते हैं, इनफॉर्मल माने जाते हैं, उनको छोड़ दिया गया है। जिस तरह से हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ को लेकर के, इसमें ये 4 ऐसे तत्व हैं जिस पे ये बात की गई है यूनिफिकेशन में। इनका सबसे बड़ा एलिगेशन जो है इस यूनिफिकेशन को लेकर के, इसे पास कर दिया गया है बिना किसी ये जो ट्रिपार्टाइट कंसल्टेशन होता है उसके के। ये ट्रिपार्टाइट कंसल्टेशन किसको मानते हैं? वो मानते हैं कि वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में ये पहले कंसल्टेशन होना चाहिए था, बहस होनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए था, और उसके बाद ही कंसल्टेशन के आधार पर इस तरह के वर्क, यानी कि कहें कि यूनिफिकेशन का वर्क करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इन तीनों पार्टीज़ को एक टेबल पे लाने से पहले, एक मंच पे लाने से पहले, बिना उनसे किसी तरह का मशवरा किए, वो इस यूनिफिकेशन कोड को लाई। ये उनका सबसे बड़ा एलिगेशन है। साथ ही उनका मानना है कि इस बिल से, यानी कि इस यूनिफिकेशन कोड से क्या हुआ कि राइट ऑफ वर्कर्स जो है, जितने भी, या तो उनके काम करने का है, या यूँ कहें कि उनके जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो राइट्स उन्होंने अर्न किया है लॉन्ग टर्म में, उस पे उनको खतरा है, या यूँ कहें कि उसे खत्म करने की कोशिश की गई है।
बात करें अगर कोड्स की, तो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं, जिसको माना गया है कि ओवर 90% जो इंडिया का जो वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, और साथ ही भारत के जीडीपी का 65% जो प्रोड्यूस है वर्क फोर्स का, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। इस तरह से अगर देखिए कि इनका आरोप जो है इस यूनिफिकेशन कोड में, जो भारत का मकसद है कि जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे इन यूनिफिकेशन से, और काम जो हो बेहतर तरीके से हो जाए, वो पूरे तरीके से गलत साबित हो जाता है, क्योंकि जब 90% ऑफ वर्कफोर्स अब जो इंडिया का वो ही छूट जाए, और वो जीडीपी का जो 65% जो योगदान देता है वो अगर छूट जाए, तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, और इसे हमें बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अगर बात करें कंसोलिडेशन की, तो उनको कहना है कि जो ये लॉ बनाया गया है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिसको बीओडब्ल्यू एक्ट 96 कहा जाता है, जो पहले के था, उसमें जितने भी जो प्रावधान थे उसमें से या तो उसको ख़त्म कर दिया गया है, या तो उस पे खतरा है, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कहे कि नेगेटिव चेंज किया गया। जैसे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि मान लीजिए ये जो 80 रूल्स हैं उसमें बीओसी और डब्ल्यू एक्ट में जो वर्क सेफ्टी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो होते हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूर होते हैं, उनसे जुड़ी जो उनकी जो कहें कि सेफ्टी की बात करता है, उसको उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है रिमूव कर दिया गया है। उसी तरीके से जो सेंट्रल रूल्स हैं, जो मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, यानी कि ओएसएचडब्ल्यूसी, जिसको हम कहें कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्टर वर्कर्स के तर्ज पे लाया गया था, तो उसमें ये जो 180 प्रावधान जो पहले के 96 में जो प्रावधान थे, उसको इसमें देखा जाए तो मिसिंग किया जा रहा है, कहने का मतलब इसमें नहीं पाया जा रहा है। उसी तरीके से ये कहते हैं कि जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, वहाँ का जो कहें कि वो वहाँ के साइन जो होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो सेफ्टी के मामले में बात करें तो हैजार्डस नेचर के लेबर्स जो होते हैं, उनकी जो डेथ्स है कंस्ट्रक्शन साइट पे, सेक्टर पे, ये देखें तो पाया जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लोगों की मौत है बहुत ज़्यादा नोटिस किए जाते हैं। तो इस तरीके से इस सेफ्टी में जो 180 रूल्स थे उसको कहीं तरीके से हटा देना, ये बताता है कि हम जो हैं कितने जो है असंवेदनशील हैं इस इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर के, इनका मानना है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, यानी कि ओएसएचडब्ल्यूसी कोड जो लाई है सरकार ने, उसके आधार पे ये जो इंस्पेक्शन है किसी भी साइट का, वो वेब बेस्ड कर दिया गया है। इनका मानना है कि इस वेब बेस्ड से होने से क्या होगा कि जो वहाँ की जो एक्चुअल कंडीशन है जो वर्क प्लेस की, जो उसमें किसी तरीके की कहें तो ये दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि इसके द्वारा चेहरा जो है वहाँ का जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन है उसको सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। अगर हम साइट विज़िट करते हैं तो उसका जो पिक्चर है वो बिग पिक्चर जो है वो अच्छे तरीके से देख पाते हैं, जबकि इसे वेब बेस्ड कर देने से उसमें ये कहें कि गलत तरीके से उसको रिप्रेज़ेंट किया जा सकता है, और उसको हर कुछ को अच्छा-अच्छा दिखाया और बताया जा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो वेब बेस्ड जो कहें कि इंस्पेक्शन है वो आईएलओ का, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है उसका जो है ये वायलेशन है, जिसको भारत सरकार ने पहले ही, यानी कि आईएलओ कन्वेंशन को भारत सरकार ने रेटिफाइड कर चुका है, वो इसका ये वायलेट करती है, इस तरह के वेब बेस्ड इंस्पेक्शन। जितने भी ये इन्फॉर्मल सेक्टर है उससे जुड़े हुए जो कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं, उनको उन सेक्टर्स में उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे लें तो एक खास किस्म की बीमारी होती है सिलोसिस। वहीं एग्रीकल्चर वर्कर्स की बात करें तो उन्हें हाईली जो है वहाँ के पेस्टिसाइड्स वगैरह को यूज़ करना पड़ता है, जिस वजह से उनको कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक उसी तरीके से नमक खदानों में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको क्रॉनिक आई और स्किन एंड किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सबों सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इन इनफॉर्मल सेक्टर्स को ध्यान में रख कर के यूनिफिकेशन किया जाना चाहिए था। अगर बात करें हम ओएसएचडब्ल्यूसी का, तो इसमें किसी तरह का कोई रियलिटी जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स को और उनके वर्किंग कंडीशन के ऊपर सही तरीके से और सूक्ष्म रूप से जो परिभाषा की बात करें वो नहीं किया गया है। ऐसा ये एडिटर्स जो हैं आरोप लगाते हैं।
वहीं बात करें अगर वेलफेयर बोर्ड्स और फंड्स की, तो जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जो ये सोशल सिक्योरिटी कोड लाएगा, उसमें वर्कर्स के बारे में जो फंड की बात की जा रही है, वो सिक्योरिटी बेनिफिट्स की जो बात कर रही है, वो फॉर्मल सेक्टर के लिए तो फंड की बात करते हैं, लेकिन वही जब इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो वो कहती है कि वेलफेयर स्कीम है, वो फंड की बात ना करके वो स्कीम की बात करती है, क्योंकि उन्हें जो पहुँच है वो वेलफेयर स्कीम के द्वारा पहुँचाई जानी चाहिए। नहीं कि इसमें किसी तरह का कोई गारंटीड फंड की बात इनफॉर्मल सेक्टर के लिए नहीं की जा रही है। कहने का मतलब गारंटीड इसमें किसी तरीके का नहीं है, ताकि उनको इससे फ़ायदा मिल सके। एसएस कोड जो है एक वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करता है, और इस वेलफेयर बोर्ड का जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, इसमें किसी तरह का कोई इमेजिनेशंस नहीं है कि इन इनफॉर्मल सेक्टर्स को क्या-क्या करना पड़ता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो एसएस कोड है गिग वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स के लोगों को तो कुछ हद तक ये अपने आप को समझती है, लेकिन बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं, उसको सही तरीके से समझ पाने में असक्षम रहा है, ऐसा एडिटर्स का मानना है। आइए अगला जो एडिटोरियल आज का हमारा है, द डेलिब्रेट अनमेकिंग ऑफ इंडियाज राइट टू वर्क, यानी कि काम करने का जो अधिकार है उसको किस तरीके से जानबूझकर हम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, डिमनिश कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। एक्चुअली में ये जो आर्टिकल है, जो एडिटोरियल है, वो पूरी तरीके से जो मनरेगा को जो चेंज किया गया है उसके आधार पे लिखा गया है। जो वीबी जी राम जी के जो प्रावधान है, किस तरीके से पहले के जो मनरेगा थे उससे अलग है, उसको आधार बना के लिखा। हालाँकि हम लोगों ने इससे पहले कई ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पे डिस्कशन कर चुके हैं, जो इन प्रावधानों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है, जिसमें से हमने उन्हें देखा था कि सबसे पहला जो है रिमूवल ऑफ नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो नेम को हटाने की जो बात की जा रही है, उसको इसमें हम लोगों ने देखा था, बहुत पहले भी कई बार देखा, और इस आर्टिकल्स में भी इसकी बात की जा रही है। दूसरी तरीके पॉलिटिकल जो वेंडेटा है, उसको डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे बिल को लाने में जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दो खेमे में बँट चुकी हैं, और वो किसी तरीके से आम सहमति पे अपने आप को एक-दूसरे को नहीं ला सके हैं। तीसरी अगर बात करें तो इसमें जो फंड का जो एलोकेशन है, उसको लेकर के कंसर्न किया गया है कि जो पहले जो था लगभग 90:10 का जो रेशियो में होता था, मतलब 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती थी, वही 10% जो स्टेट गवर्नमेंट थी। जो अब भार ये बढ़ करके 60:40 में आने से जो भारत के जो अन्य राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, वो इस ये कहें कि स्कीम को लागू करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करेंगे, और हो सकता है कि आगे चल कर के ये जो स्कीम है वो उसे अच्छे तरीके से चलाने में सक्षम ना हो। साथ ही वो चौथे रूप से बात करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म लेगेसी थी हमारे भारत की, वो जिसको हम कहें महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से जुड़े हुए रूरल जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, उसको कहीं न कहीं इसमें डिमिनिश किया गया है। और पाँचवीं अगर बात करें तो इसका जो ब्रेकआउट पीरियड है, जिसको हम कहें कि जो 60 दिन का जो पीक सीज़नल एक फाइंड आउट करने की बात की गई, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी डिस्कस किया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इसमें ऐसा प्रावधान है कि पूरे के पूरे 60 दिनों तक आपको किसी तरीके का कोई काम जो है बीबी जी राम जी की तरफ नहीं मिलेगा। तो ये पूरे इस आर्टिकल में डील किया गया है, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसको हम लोगों ने समझ चुका है, ठीक है? लेकिन ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ आर्टिकल्स था, जिसको हमने यहाँ पे आपके लिए लाया। उनका मानना था कि ये जो मनरेगा का जो रिपील है, वो इरोजन ऑफ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि भारत की जो डेमोक्रेसी की जो मुख्य आधार है, उसको ख़त्म करने वाली है, ये जो चेंज किया गया है उसके आधार पे। तो ये एडिटोरियल जोया हसन जी के द्वारा लाया गया था। जोया हसन जो हैं प्रोफ़ेसर हैं जेएनयू में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही कहें तो इंटरेस्टिंग और दुर्भाग्यपूर्ण कहें कि एक घटना होती है डाउरी, जिस पे एक टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये जो डाउरी है वो अब मात्र एक कहें कि सोसाइटी या एक कम्युनिटी की बात नहीं रहेगी, बल्कि ये कल्चरल इविल बन चुका है। लोगों के जो क्रॉस कल्चरल इविल, यानी कि सभी धर्म संप्रदायों में ये अपनी पैठ बना चुका है। उनका मानना है कि ये जो डाउरी है एक तरह की सोशल स्ट्रेटजी के तौर पे किया जाता है, और सबसे बड़ी सोशल स्ट्रेटजी क्या है लोगों को डाउरी ट्रैप में फंसने का, वो है कि अपने बेटियों की जो शादी है वो हायर स्टेटस फैमिलीज में करने की जो आकांक्षा है, जो एस्पिरेशन है, उसको ये जो डाउरी है उससे बल मिलता है। यानी कि हर इंसान अपना चाहता है कि अपनी जो बेटी है उसको शादी जो है वो अपने से अधिक संपन्न घर में करे, जिसका उसको कॉस्ट जो है वो हाँ, ये विमेन के जो राइट्स हैं या फिर डाउरी है उसके रूप में चुकाना
पड़ता है। जहाँ तक बात करें कि ये इंसिडेंट क्यों आया और क्या उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कब क्यों और कैसे की, तो ये एक इंसिडेंट है। अभी हाल ही में एक केस आया है जिसमें लगभग 20 साल की एक लड़की थी, उसका जो है वो मृत्यु हो जाती है इस वजह से सिर्फ कि वो अपने जो ससुराल वाले के जो डिमांड थे कलर टेलीविज़न का, मोटरसाइकिल का और ये 15,000 का जो कैश है उसे देने का, वो उसे पूरा नहीं कर पाने की वजह से। जहाँ तक कानूनी प्रावधान की बात करें डाउरी को लेकर के, तो हमें पता है कि दहेज लेना और देना दोनों को भारत सरकार ने जो है अपराध घोषित किया है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत, और ये बहुत ही कड़ा प्रावधान है जिसके तहत पाए जाने पे पनिशेबल ऑफेंस इसको माना जाता है। और इस तरीके से होने के बाद भी ये जो है समाज में ये पूरे तरीके से अपनी पैठ बना चुकी है। मतलब कानूनी प्रावधान, इतने टफ कानूनी प्रावधान होने के बाद भी ये जो कहें कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें अपनी जगह बना चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा जो आधार है वो है डेफिनेशन को लेकर के, क्योंकि ये कुछ लोग जो इसको कहते हैं एज अ गिफ्ट की तरह से या फिर जो सामाजिक एक्सपेक्टेशन की बात करें उसको वो ये मान करके चलते हैं कि ये एक तरीके से गिफ्ट है। ऑब्जर्वेशन की बात करें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो घटना हुई है, जो 20 साल की लड़की का जो डेथ हुआ, उस पे क्या ही कुछ कहा उसने, ये देखते हैं कि मतलब क्या उन्होंने कहा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इस तरह की चीज़ों को मना करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस ऑफ जस्टिस की ये पूरे तरीके से विरोध में है। डाउरी जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल न्याय है, जो हमारा जो कानूनी न्याय है, जिसको हम कहें संवैधानिक न्याय की बात करता है, उसके ये पूरे तरीके से विरोध में है। साथ ही जो स्वतंत्रता है और फ्रेटर्निटी है, और साथ ही साथ जो आर्टिकल 14 में जो बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के जो है वो कानून के समक्ष और कानून को समान रूप से संरक्षण का उसको अधिकार है, समानता का अधिकार है, उस चीज़ के ये अगेंस्ट में आता है डाउटली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पूरे तरीके से जो वीमेन हैं उनके फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। कहने का मतलब है कि महिलाएँ जो है, वीमेन जो है वो किसी भी तरीके से जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ धन जो प्राप्ति के साधन मात्र बन जाते हैं। एक बड़ी बहुत बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात है डाउरी को लेकर कि जितना ज़्यादा जो डाउरी ले रहा है, जिसको जितना ज़्यादा मिल रहा है, उसको उतना ज़्यादा समृद्ध और उतना ज़्यादा बड़ा व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यानी कि ये जो डाउरी है, स्टेटस मार्कर हो गया है, और जो मैरिज है नेगोशिएशन में ये कॉम्पिटिटिव रूप में आ गया है। ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर के आ रही है आज के समाज में। आइए, जब तक हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की और डाउरी से जुड़ा हुआ, ठीक उसी तरीके से एक न्यूज़ आर्टिकल्स हमें आज देखने को मिला, उसको देखते हैं। सबसे पहला ये देखने से पहले आइए एक बात और देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने है क्या इसके डायरेक्शन दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं जितने भी स्टेट्स में उनको स्थापित किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ उन पुलिस ऑफिसर्स और उन ऑफिसर्स को जो इस तरह के केसेस को डील करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको पीरियोडिक रूप से जो है कि ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनका सेंसिटाइजेशन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि जितने भी इस तरह के केसेस पेंडिंग है डाउरी केसेस से रिलेटेड, उनको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जानी चाहिए। हाँ, तो चलते हैं, आज की बात हमने कहा विमेन के ऊपर लेकर, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत ही दुखद न्यूज़ कहें तो है। वो है कि एक जाट पंचायत है, उसने विमेन को, यानी कि जो मैरिड विमेन है, उनको स्मार्टफ़ोन यूज़ करने से बंद कर दिया है। उनको मना कर दिया गया है। एक कहें कि गाँव के जितने भी पंचायत से उन लोगों ने आम सहमति के साथ ये फैसला लिया कि वहाँ की उस गाँव की जितनी भी महिलाएँ हैं, वो स्मार्टफ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जगह है जाट कम्युनिटी के द्वारा ये किया गया, और ये जगह है राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? और ये कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा जनवरी 26 से, यानी कि 2026 के रिपब्लिक डे से ये इनकी जो ऑर्डर है वो लागू होने की बात कही जा रही है। उनका मानना था कि जितनी भी जो महिलाएँ हैं, जो 15 साल से ऊपर की हैं, वो या 15 साल की हैं, वे किसी भी तरीके से कैमरा वाले, जो कैमरा जिसमें होते हैं, कैमरा इनेबल्ड जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, वो शादियों में जो भी पब्लिक गैदरिंग्स है उसमें, इवन अपने पड़ोसी के यहाँ भी जा रहे हैं, तो वो उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। यानी जितने भी स्मार्टफ़ोन्स में जो कैमरा है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालाँकि उन्होंने इनका कहना है कि जो कीपैड फ़ोन्स होते हैं सिर्फ़ बात करने के लिए, वॉइस कॉल्स के लिए, वो इसका इस्तेमाल करते रहेंगे।
रीज़न क्या दिया है उन्होंने? रीज़न दिया है मोबाइल एडिक्शन को लेकर के और साथ ही साथ स्क्रीन टाइम के बढ़ते इम्पैक्ट को लेकर के जो बच्चों के आँखों पे पड़ते हैं, उसको देकर के। देखिए यहाँ तो अगर हम कारण की बात करें तो बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक हमें अच्छा दिखता मिलेगा कि ये जो मोबाइल एडिक्शन है और इसके बाद जो स्क्रीन टाइम के बाद जो आँखों पे जो असर पड़ता है बच्चों को, वो सही मामले में देखा जाना चाहिए। इसी तरीके से हमने देखा था पिछले कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है बच्चों को इसी आधार पे वहाँ के बच्चों को सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया जो थे उसको बैन कर दिया गया था कि वो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन तरह के जो चीज़ें हैं जो किसी के राइट्स को स्नैच करते हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों, अच्छी चीज़ों को आधार बना कर के कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से किए जाने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक बात करें वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जहाँ पूरी दुनिया जो है वीमेन को आगे बढ़ाने की बात कर रही है और बहुत सारे क्षेत्रों में वीमेन जो है, महिलाएँ जो है अच्छा कर रही हैं। ठीक वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 और 15 में, उससे उन लोगों को महरूम किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो अच्छे-अच्छे दिखने वाले जो कारण होते हैं, अच्छे-अच्छे जो ये लोग रीज़न गिनाते हैं, उसके पीछे अगर ध्यान से हम स्टडी करें तो देखते हैं कि कहीं न कहीं उनके पीछे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो टैबू है, वो काम कर रहा होता है। आइए, वो कंसेशन के तौर पे क्या कहते हैं, वो कंसेशन के तौर पे कहते हैं कि वो जो भी एकेडमिक पर्पस है, यानी कि जो वैसी लड़कियाँ जो पढ़ाई कर रही हैं, वो इन मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, बजाए कि वो इसे सोशल इवेंट्स में या किसी भी शादी समारोह में इसे नहीं ले जा सकते हैं। तो ये था राजस्थान का एक पंचायत, जाट पंचायत जिसको जाट कहते हैं, जाट पंचायत, उनके द्वारा ये फैसला, ये किस हद तक कितना सही है, क्या गलत है, ये एक बहुत ही बड़ी जो कहें कि बहस का मुद्दा है। ये हम जब बात करें सोशल टैबू की बात करें, एक बात करें कि बढ़ते जो सोशल मीडिया का जो कुप्रभाव है, उसकी बात करें, तो एक अलग इस पे डिस्कशन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की और वीमेन अपलिफ्टमेंट की, तो एक अलग बहस सी हो सकती है। तो आखिर इस पे आप क्या समझते हैं? अगर आपके पास समय हो तो निकाल कर के आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण द हिंदू से न्यूज़ आर्टिकल्स पिक किए हुए आपके लिए, जो कि आपके जो करंट अफेयर्स की तैयारी है उसको बहुत ही अच्छा आधार प्रोवाइड कराता है। आपको एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स और बाकी कई ऐसे एग्जाम्स जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है स्थान रखते हैं। तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छे एक कहें कि एनालिसिस के तौर पे आपको हमने लाया। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे पुनः ये निवेदन है कि आप जो है इस चैनल शिक्षा मार्ग प्लेटफ़ॉर्म को आप क्या करें कि सब्सक्राइब करें। बाकी वैसे दोस्तों और वैसे परिचितों को भेजें जिनको उनकी काफ़ी ज़रूरत है, ताकि हमें भी इससे मदद मिल सके और हमारी जो रीच है काफ़ी लोगों तक बढ़ सके। साथ ही आप जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आपको बेहतर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।